नमस्कार एंड वेलकम टू भारत अफेयर्स। आज से कुछ टाइम पहले जब ट्रंप दूसरी बार प्रेसिडेंट बनते हैं तो इन्होंने ब्रिक्स करेंसी को लेकर ये कहा था कि अगर ब्रिक्स के मेंबर्स ब्रिक्स करेंसी को लाना चाहते हैं तो यूएस ब्रिक्स के मेंबर्स के ऊपर में एक्स्ट्रा 10% की टैरिफ यहाँ पर इम्पोज कर देगा। फिर इसके बाद में ब्रिक्स करेंसी को लेकर कुछ खास डिस्कशन देखने को नहीं मिला, लेकिन उस टाइम से लेकर अब तक ब्रिक्स कंट्रीज की तरफ से, भारत की तरफ से, रशिया की तरफ से, चाइना की तरफ से और बाकी मेंबर्स की तरफ से डी डॉलराइजेशन को लेकर बात की जा रही है। इसको लेकर जो स्टैंडर्ड चार्टेड है वो ये भी कहता है कि जो डी डॉलराइजेशन है ये रियल है, क्योंकि आज से कुछ टाइम पहले दिसंबर मंथ की हम बात कर रहे हैं जब ब्रिक्स नेशंस को लेकर ये अपडेट निकल के आया कि चाइना, इंडिया और ब्राजील ये तीन ऐसे देश हैं जिन्होंने ओनली एक मंथ में सितंबर मंथ में $29 ट्रिलियन जो यूएस ट्रेजरी है ये सेल किया गया है, जो अपने आप में एक सिग्नल है डी डॉलराइजेशन की तरफ। और अब रिसेंटली ये अपडेट निकल के आ रहा है कि जो ब्रिक्स कंट्रीज है ये अपने फॉरेक्स रिजर्व्स में गोल्ड रिजर्व्स की जो शेयर है ये यहाँ पर बढ़ा रहे हैं। आप यहाँ पर देख पाएंगे जो ब्रिक्स नेशंस है ये 50% ऑफ द ग्लोबल गोल्ड रिजर्व्स को कंट्रोल कर रहे हैं। और इसके बाद में आज के टाइम में ऐसे सवाल भी किए जा रहे हैं जिसमें ये कहा जा रहा है कि जो ब्रिक्स नेशंस है ये डॉलर से अब गोल्ड की तरफ मूव कर रहे हैं, जिसमें एक्सपर्ट्स के यहाँ पर यह भी मानना है कि यहाँ पर ब्रिक्स नेशंस की तरफ से एक डुअल स्ट्रेटजी यहाँ पर अपनाई जा रही है, जिसके तहत में जो गोल्ड के जो रिजर्व्स है या फिर जो कंट्रोल है इनके परसेंटेज को यहाँ पर बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। और ये सब जो डेवलपमेंट है ये ऑब्वियस सी बात है यूएस के लिए और ट्रम्प के लिए टेंशन वाली बात हो सकती है। वैसे इस चीज को लेकर तो डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं, लेकिन एक डेटा आपके साथ में शेयर करना चाहते हैं कि 2024 में चीन अकेला 380 टन जो सोना है ये प्रोडक्शन किया था, जबकि रूस 340 टन जो सोना है ये यहाँ पर प्रोड्यूस किया था। सो डिस्कस करते हैं इस टॉपिक को डिटेल से, जिसमें हम लोग ये भी बात करने वाले कि बिना ब्रिक्स करेंसी लाए कैसे यहाँ पर डॉलर की जो वैल्यू है यहाँ पर कम की जा रही है ब्रिक्स कंट्रीज की तरफ से। सो बात करते शुरुआत से। तो रिसेंटली ब्रिक्स कंट्रीज की तरफ से आज के टाइम में ब्रिक्स में टोटल 10 कंट्रीज है। इसमें पहले तो यहाँ पर रशिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, इंडिया ये ऑलरेडी पहले से थे, लेकिन बाद में इस ग्रुप में ईरान के साथ साथ इजिप्ट, सऊदी अरेबिया, यूएई, इथियोपिया ये कंट्री भी इसे ज्वाइन करते हैं। तो यहाँ पर रिसेंटली ये कहा जा रहा है कि जो ब्रिक्स कंट्रीज के जो मेंबर्स हैं और जो स्ट्रेटेजिकली अलाइड स्टेट्स हैं, मतलब ये हुआ कि ब्रिक्स कंट्रीज में ओनली 10 कंट्रीज ही पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। आपने देखा होगा कि 10 कंट्रीज के अलावा भी काफी ऐसे देश है जिसे इनवाइट किया जाता है जो अपना इंटरेस्ट शो करते हैं ब्रिक्स का मेंबर बनने के लिए। तो यहाँ पर इन सारे अलाइड स्टेट्स को मिलाकर ये कहा जा रहा है कि कलेक्टिवली यहाँ पर 50% ऑफ द जो ग्लोबल गोल्ड प्रोडक्शन है ये कंट्रोल करते हैं ब्रिक्स के देश। वैसे ऑफिशियली देखा जाए तो ब्रिक्स के जो देश है जिसमें रशिया से लेकर चाइना, इंडिया, सऊदी अरेबिया, ब्राजील, इजिप्ट, साउथ अफ्रीका और यूएई ये जो देश है ये आज के टाइम में 21.4% के आसपास में जो वर्ल्ड का गोल्ड रिजर्व्स है ये होल्ड करते हैं, जिसमें रशिया सबसे टॉप में है, फिर चाइना, इंडिया, सऊदी अरेबिया, फिर यूएई हमें लास्ट में देखने को मिलता है। तो फिर यहाँ पर जो नंबर है ना 50%, ये 50% किस चीज के बारे में बात की जा रही है? यहाँ पर बात की जा रही है जो भी आज के टाइम में ब्रिक्स के मेंबर हैं उनके सेंट्रल बैंक के पास में फॉरेक्स रिजर्व्स के तौर पर कितने गोल्ड रिजर्व्स हैं, गोल्ड प्रोडक्शन जो कैपेसिटी है वो कितनी है, अनमाइंड यहाँ पर जो गोल्ड है, इन तीनों को यहाँ पर मिलाकर जो गोल्ड के ऊपर जो कंट्रोल है वो हमें यहाँ पर 50% देखने को मिलता है। वैसे आज के टाइम में गोल्ड रिजर्व्स के मामले में यूएस सबसे आगे है, करीब 8000 मेट्रिक टन के साथ में यूएस टॉप में है। इसके बाद में जर्मनी, इटली, फ्रांस और आप नीचे देख पाएंगे इंडिया जो है, इंडिया 9वें पोजीशन पर है। सो रिसेंटली एक्सपर्ट्स के यहाँ पर यह भी मानना है कि जो ब्रिक्स के नेशंस हैं ये गोल्ड को लेकर एक डुअल प्रोंग्ड अप्रोच यहाँ पर अपना रहे हैं, जिसमें पहले तो यहाँ पर जो डोमेस्टिक गोल्ड प्रोडक्शन है इसे यहाँ पे एक्सपेंड की जा रही है। जिस तरीके से हमने शुरुआत में कहा कि चाइना से लेकर जो रशिया है गोल्ड के प्रोडक्शंस को यहाँ पर इंक्रीज कर रहे हैं, वहीं गोल्ड की जो एक्सपोर्ट्स है इसे यहाँ पर लिमिट की जा रही है। वहीं सेकंड स्ट्रेटजी में यहाँ पर यह कहा जा रहा है कि गोल्ड की सप्लाई को सप्लीमेंट करने के लिए जो ब्रिक्स नेशंस हैं ये ग्लोबल मार्केट से गोल्ड को परचेज भी कर रहे हैं। और 2020 से लेकर 2024 का जो डेटा है जिसमें ब्रिक्स के जो सेंट्रल बैंक्स हैं, जिसमें ब्राजील से लेकर रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका ये 5 देश मिलकर 50% से भी ज्यादा जो गोल्ड है इन्होंने परचेज किया है। और चाइना अकेला 2024 के टाइम में 380 टन यहाँ पर जो गोल्ड है वो प्रोड्यूस किया है। रशिया इसके बाद में है 340 टन के साथ में। और 2024 के टाइम में रशिया और चाइना मिलकर दोनों वर्ल्ड का लार्जेस्ट गोल्ड प्रोड्यूसर्स थे। इवन की सितंबर 2025 की बात करें तो जो ब्राजील है इन्होंने 16 टन जो गोल्ड है ये परचेज किया था, और ये 2021 के बाद से ये पहला एक्विजिशन था। और इवन की भारत भी गोल्ड रिजर्व्स के मामले में अब 100 बिलियन जो डॉलर है इसे क्रॉस कर चुका है। और रिसेंटली हमने अपने ही वीडियो में कहा था कि ये जो नंबर्स है ये अब 110 बिलियन डॉलर से भी ये क्रॉस कर चुका है। तो यहाँ पर जो ब्रिक्स के जो नेशंस हैं ये ओनली गोल्ड को प्रोड्यूस ही नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर एक्टिवली गोल्ड को बाय भी कर रहे हैं। अब सवाल ये निकल के आता है कि गोल्ड ही क्यों? देखिए 1996 से पहले
गोल्ड एक रिलायबल एसेट हुआ करता था, लेकिन ओवर द टाइम यहाँ पर डॉलर की जो डोमिनेंस है वो हमें देखने को मिलती है यूएस ट्रेजरी के फॉर्म में, बॉन्ड के फॉर्म में। लेकिन 2025 में लास्ट 30 साल का जो रिकॉर्ड है वो अब टूट चुका है, जहां एक टाइम में यूएस ट्रेजरीज हो या बॉन्ड्स हो, इन्हें मोर रिलायबल माना जाता था गोल्ड एसेट्स के कंपैरिजन में। और आज के टाइम में अगेन एक बार फिर से ब्रिक्स कंट्रीज की तरफ से इसे यूएस डॉलर के कंपैरिजन में और भी ज्यादा इसे रिलायबल बनाया जा रहा है, क्योंकि जो गोल्ड है ये एक हार्ड फाइनेंशियल एसेट्स है। ये कोई सॉवरिन बॉन्ड्स की तरह नहीं है, इसमें कोई वॉलेटिलिटी या फिर जियोपॉलिटिकल रिस्क देखने को मिल सकता है। इवन की गोल्ड को यहाँ पर ना फ्रीज किया जा सकता है, ना इनके ऊपर में सैंक्शंस लगाए जा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल की रशिया के केस में जब 2022 के टाइम में रशिया और यूक्रेन के बीच में वॉर स्टार्ट होता है, तो रशिया के पास में जितने भी फाइनेंशियल एसेट्स थे डॉलर के फॉर्म में करीब ये 300 बिलियन डॉलर के आसपास में थे, जिनमें यूरोपियन कंट्रीज के पास में अकेला 210 बिलियन डॉलर है। तो इसको लेकर अक्टूबर के मंथ में जो यूरोपियन कंट्रीज हैं इन्होंने ये वार्निंग दी रशिया को कि अगर आपके फ्रोजन एसेट्स चाहिए तो यूक्रेन वॉर में जो भी यहाँ पर लॉसेस हुए इन्हें आपको पे करना होगा। इवन की आज से 2 वीक पहले की बात करें तो यहाँ पर EU की तरफ से ये कहा गया कि हम लोग रशिया के फ्रोजन एसेट से 90 बिलियन जो यूरो है ये हम लोग यूक्रेन को एज ए लोन के रूप में देने वाले हैं। तो ऐसे केस में किसी एक कंट्रीज के एसेट्स के ऊपर में या करेंसी के ऊपर में रिलाई करना ये वॉर टाइम सिचुएशंस में काफी रिस्क हो सकता है। लेकिन वहीं गोल्ड को लेकर बात करें तो क्राइसिस के टाइम में जो अपनी वैल्यू है ये बरकरार रखता है। और कहीं न कहीं आपने ये भी नोटिस किया होगा कि भारत भी यूके में जो भारत का सोना है करीब ये 300 से 350 टन के आसपास में, ये भी हमने लास्ट ईयर से वापस लाना स्टार्ट कर दिया। क्योंकि लास्ट ईयर अक्टूबर की बात करें तो आरबीआई की तरफ से 102 टन जो सोना है ये वापस लाया गया था। और इसके बाद में इसी साल में मई के महीने में ये भी अपडेट निकल के आया कि 100 टन जो गोल्ड है ये आरबीआई वापस ला रही है। इवन कि इस साल अक्टूबर के मंथ में ही आरबीआई ने यहाँ पे ये कहा कि मार्च 2025 से लेकर सितंबर 2025 तक में आरबीआई यहाँ पर 64 टन जो गोल्ड है ये वापस ला चुकी है। मींस जहां पर आज के टाइम में जो सेंट्रल बैंक है ये गोल्ड रिजर्व्स को ज्यादा तवज्जो दे रहे हैं और यूएस जो ट्रेजरी है इसकी होल्डिंग को यहाँ पर कम कर रहे हैं। क्योंकि इस बीच में ये भी अपडेट निकल के आया कि जो ब्रिक्स नेशंस है ये यूएस ट्रेजरी होल्डिंग्स को यहाँ पर सेल कर रहे हैं। और सेल करने के मामले में ओनली सितंबर के मंथ में 29 बिलियन जो डॉलर है ये सेल किया गया ओनली सितंबर के मंथ में। और कहीं न कहीं आज के टाइम में जो ब्रिक्स कंट्रीज हैं, जो ब्रिक्स नेशंस हैं, ये ओनली गोल्ड पर ही नहीं, ग्लोबल ऑयल के ऊपर में, इकोनॉमी के ऊपर में, फूड के ऊपर में जो एक पकड़ देखने को मिलता है ये कहीं न कहीं ट्रम्प के लिए एक चिंता का विषय हो सकता है। क्योंकि इसके अलावा भी ब्रिक्स नेशंस के बीच में एक इंट्रा ट्रेड देखने को मिलता है लोकल करेंसीज के फॉर्म में। क्योंकि 2022 के टाइम में यूएस ने रशिया को स्विफ्ट नेटवर्क से बाहर कर दिया था और उसके बाद से लेकर अब तक देखा जाए तो रशिया और चाइना के बीच में आज के टाइम में जो ट्रेड होते हैं वो युआन और रूबल में ही किए जाते हैं। और 90% से भी ज्यादा जो ट्रेड है ये लोकल करेंसी में की जा रही है। इवन कि भारत और रशिया के बीच में भी जो ऑयल डील्स यहाँ पर होते हैं इसमें भी आज के टाइम में जो रुपीस में ट्रेड है ये अब बढ़ चुके हैं। जैसे चाइना रशिया से एक लंबे टाइम से लोकल करेंसी में ट्रेड कर रहा है, लेकिन भारत कहीं न कहीं 2022 के टाइम से लोकल करेंसी में ट्रेड करना स्टार्ट किया है। और इसके साथ साथ ब्रिक्स के जो नेशंस हैं ये पेमेंट सिस्टम्स को लेकर और सेटलमेंट मैकेनिज्म को लेकर भी यहाँ पर काम कर रही है। और रिसेंटली ब्रिक्स पे को लेकर और ब्रिक्स यूनिट को लेकर काफी चर्चा हो रही थी, जो एक ऑल्टरनेटिव सेटलमेंट मैकेनिज्म ऑफर करता है जो डॉलर के डोमिनेंस को यहाँ पर कम कर सकता है। खैर इसके बावजूद भी यहाँ पर यह कहा जा रहा है कि स्टिल डॉलर जो है वो डोमिनेट करता है, क्योंकि आज के टाइम में भी 54 से लेकर 56% जो ग्लोबल ट्रेड है ये डॉलर में की जाते हैं। इसके बाद में यूरो और येन का नंबर आता है। और 2024 के टाइम में जो ग्लोबल ट्रेड है ये 33 ट्रिलियन डॉलर का हमें देखने मिला, जो कि अपने आप में एक रिकॉर्ड हाई था। इवन कि 2025 की बात करें तो रिसेंट डेटा यहाँ पर ये भी कह रहे हैं कि ये जो नंबर है ये 35 ट्रिलियन तक पहुंच चुका है। और इन सब के पीछे एक रीजन ये भी है कि जहां ब्रिक्स कंट्रीज यूएस ट्रेजरी को सेल कर रहे हैं, वहीं यूरोपियन जो कंट्रीज हैं ये यूएस ट्रेजरी और बॉन्ड को परचेज कर रहे हैं। आप यहाँ पर रेड वाला जो लाइन है वो देख सकते हैं, जो ग्राफ है वो ऊपर जा रहा है। लेकिन चाइना, हांगकांग जैसा जो देश है ये अपने यूएस ट्रेजरी को कहीं सेल कर रहा है। खैर आप क्या सोचते हैं पूरी अपडेट को लेकर कमेंट कीजिएगा। मिलते किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।